नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार यादव इंजीनियर्स क्लासेस प्लस में आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि पहली वाली क्लास में आप सबके टेक्निकल की क्लास इस चैनल पर वेबसाइट आपको लगातार दिया जा रहा है, तो उसी के बिहेव पे हम लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पर हिंदी का जो कोर्स है उसको भी साथ साथ में लेते चलें, तो आपकी तैयारी अच्छे से होती चलेगी। तो उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर आज एक हिंदी का जो पैटर्न है उसको लेकर आए हैं और हिंदी की शुरुआत हम लोग अच्छे से करेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर आपको यहाँ से लेके चलेंगे। और टेक्निकल की क्लास जो आपकी पहले मिल रही थी उसके बाद हिंदी की भी क्लास अब रेगुलर चलेगी। आपको एक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, छोटी से छोटी कमियाँ आपको यहाँ पर दूर की जाएंगी। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा हिंदी का है आज वर्णमाला। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं और आगे इसमें आएंगे कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार का होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे पेपर में। तो इन सब को लेके हम यहाँ पर अच्छे से चलेंगे, तैयारी भी अच्छे से होगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये सीरीज आपको आती रहेगी। आगे चलते हैं और आज हम शुरुआत करते हैं अपना हिंदी का जो पहला चैप्टर है हमारा वर्णमाला। हिंदी की शुरुआत ही यहीं से होती है। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आगे चलकर हम लोग ये भूल जाते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं और चलते हैं अपनी चैप्टर की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारा पहला चैप्टर है ये है हमारा हिंदी का वर्णमाला। ठीक है, अब इसमें होता क्या है। ठीक, अब हिंदी में सबसे पहले चीज़ क्या होती है? सबसे पहली चीज़ होती है जैसे हमारे और आपके बीच में जो माध्यम होता है। जैसे अगर हम ये चीज़ बोल रहे हैं तो आप सुन पा रहे हैं, तो कोई ना कोई माध्यम है यहाँ पे। तो माध्यम का मतलब ये होता है कि वो भाषा जिसकी वजह से आप हमें सुन पा रहे हो, हमें समझ पा रहे हो, हमारी बातों को आप सुन रहे हो, तो उसके लिए हमने कोई बात कही आपसे तो आपने उस पर पूरा अमल किया कि हाँ ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो माध्यम होता है हमारा वही होता है भाषा, जिसको हम सरलतम रूप से समझ सकें, सरलतम रूप से उसको बोल सकें। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। भाषा शब्द की संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। अब दोस्तों, भाष शब्द का मतलब क्या होता है? भाष शब्द का मतलब होता है बोलना। भाष शब्द का मतलब होता है बोलना। अब बोलना साधारण रूप से बोलना, जैसे बच्चा अगर कोई जन्म लेता है तो सबसे पहले बोलता है वो। ठीक है, अब आगे बताएंगे आपको क्या बोलता है, कैसे बोलता है, उत्पत्ति कहाँ से होती है इसकी। तो भाष शब्द का अर्थ है बोलना, जो संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। ठीक है, ये जानकारी के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछता है, भाषा शब्द का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने ये ले लिया। अभी बताएंगे आपको कि वाक्य क्या होता है, लेकिन आप इतना याद रखो कि भाषा की जो सार्थक इकाई है ये वाक्य है। वाक्य क्या होता है? वाक्य से पहले क्या क्या आता है? वर्ण आता है, फिर शब्द बनता है, फिर वाक्य बनता है। बताएंगे आपको कि वाक्य क्या होता है, अभी बताया जाएगा आपको कि ये वाक्य है क्या। लेकिन आपको इतना याद रखना है वाक्य के बारे में कि ये भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। दोस्तों, जैसे आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं सब चीज़ की, तो वहीं से हम लोगों ने क्वेश्चन उठाया है ये कि नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, तमाम तरह की परीक्षाएं होती हैं, यूपी लेवल पे सभी परीक्षाएं जो होती हैं आपकी, उसमें राज्य लेवल पे उसमें हिंदी कहीं ना कहीं पूछा जाता है। वैकेंसी भी आने वाली है आपकी लेखपाल की, ठीक है, और बीडीओ की, एसएससी जीडी की, और पुलिस कांस्टेबल की, एसआई की। तो जो भी तमाम तरीके की वैकेंसियाँ जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके। तो भाषा की जो सार्थक इकाई है ये वाक्य है। अभी इसको आपको केवल याद रखना है, बताएंगे कि वाक्य क्या होता है। ठीक है, शब्द क्या होते हैं, अक्षर। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वर्ण की। ठीक है, वर्ण क्या होता है? ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या क्या होता है? ठीक है, देखिए वर्ण। अब सबसे हम पहले बात करते हैं आपके यहाँ पे वर्ण की। देखिए दोस्तों, ये हो गया वर्ण। ठीक है, अब वर्ण होता क्या है? वर्ण होता है छोटे छोटे अक्षर, जैसे क, ख, ग। ठीक, ये छोटे छोटे अक्षर जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जिनको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर हम क का कोई अलग करें तो अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब इनको हम किसी भी छोटे टुकड़े में नहीं तोड़ सकते हैं। जो अपने आप में सबसे छोटा हो वही हमारा वर्ण कहलाता है। अब वर्ण तो ये हो गया आपका, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, वर्ण जिनके हम छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बात आती है शब्द की। शब्द बोलने
या अक्षर बोल लें। अब इन चीजों से मिलकर बना है जो, जैसे अगर हम क, ये क्या हो गया आपका वर्ण हो गया। अगर हम इसमें म जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये कम। क्या बन जाएगा, ये कम बन जाएगा। तो वर्णों से जो मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। वर्णों से जो मिलकर बना होता है उसे हम शब्द बोलते हैं या अक्षर बोलते हैं। ठीक, अब आई बात वाक्य की। वाक्य क्या होते हैं, इसको हम जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय हमको नहीं लगाना है, बस ये जानकारी के लिए आपको होना चाहिए। अगर पेपर में आता है कुछ चीज़ें से रिलेटेड कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, अगर पहचानने के लिए आ गया आपको ऑप्शन दे दिया उसने, तो इसमें वाक्य छांटिए, शब्द छांटिए, अक्षर छांटिए। हाँ, शब्द का यहाँ पे एक मतलब और होता है, वह शब्द का मतलब वह होता है जहाँ पर आपको अर्थ समझ में आए, कोई ना कोई अर्थ निकल कर आए यहाँ पर। ठीक है, ऐसा मतलब ये नहीं कि हम र और क जोड़ दिए तो ये रक हो गया। अब रक का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे ये शब्द नहीं है। शब्द का मतलब जहाँ पे कुछ ना कुछ उसका मतलब निकल कर आए। ठीक है, मीनिंग निकल के आए, मतलब निकल के आए। अब देखिए वाक्य क्या होता है। अब ये हो गया हमारा वर्ण, ये हो गया हमारा अक्षर। अब आते हैं हम लोग वाक्य पे। वाक्य क्या होता है, वाक्य शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे वह जाता है, ठीक है, वह जाता है। तो देखिए ये शब्द हो गया, ये शब्द हो गया, वह जाता है। अब ये मिलकर अगर हम एक साथ पढ़ेंगे, वह जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वाक्य हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों कि सबसे पहले वर्ण आता है, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। इससे पहले हम लोग वर्ण की बात कर रहे थे, तो अब वर्ण पे आते हैं। ठीक है, वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार का होता है, वर्णों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। अभी आपको याद भी होगा पहले से भी, लेकिन यहाँ पे भी आप देख लीजिए एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, वर्ण क्या होता है। वर्ण होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, वर्ण होते हैं हमारे दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा स्वर और एक होता है हमारा व्यंजन। ठीक, एक होता है हमारा स्वर, एक होता है हमारा व्यंजन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्वर पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं। तो स्वर में क्या है दोस्तों, आपको जैसे स्वर देखो, जो स्वर होता है, स्वर के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्वर में कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो स्वतंत्र रूप से बोली जा सकें। मतलब स्वर का मतलब ये जहाँ पे आपको बोलने में स्वतंत्रता फील हो, मतलब बोलने में कोई रुकावट ना हो, उसको हम लोग स्वर बोलते हैं। स्वर की ये परिभाषा है कि जो हम लोग स्वतंत्र रूप से बोले उसको हम लोग स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो स्वर की परिभाषा क्या हो गई, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जिनको हम बिना रुके बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से स्वर आते हैं। आपने पढ़ा भी होगा स्वर, जब बचपन में आपने पढ़ा होगा, चौथी पांचवी में या पहली दूसरी क्लास में, तो आपने वहां पे स्वरों की संख्या कितनी पढ़ी थी, 13। स्वर कितने पढ़े थे आपने, 13। लेकिन वहां पर आपको ये और अह के बारे में नहीं बताया गया था। ठीक, ये जो हमारे हैं ये दोनों स्वर में नहीं आते हैं। ठीक है, कैसे नहीं आते हैं अभी आपको बताया जाएगा। हमने स्वर की परिभाषा को क्या दी थी, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो स्वर कहलाते हैं। वर्ण को हम लोग ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, ध्वनि भी कहते हैं हम लोग। तो जो स्वतंत्र रूप से, जिस ध्वनि का उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। अब स्वर कौन कौन से होते हैं, देखिए अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए, ओ, आओ। ठीक है, कितना हो गया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपके स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। दोस्तों अगर पेपर में सीधा पूछ लेता आपसे, सीधा पूछेगा आपसे कि स्वरों की संख्या कितनी है, आपको ऑप्शन देगा 13 12 11 10, तो आपको सही टिक क्या करना है, आपको 11 क्या मारना है, आपको टिक 11। अब स्वरों की संख्या यहाँ पे हो गई 11। अब बात आती है अ और अह का। इसको हम आगे पढ़ाएंगे आपको कि ये किस श्रेणी में आता है, लेकिन आप इतना जान लो कि इसको हम लोग अयो गवाह की श्रेणी में रखते हैं। अयो गवाह, ठीक है, किसमें आता है ये, अयो गवाह में। पेपर में पूछता है, आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ये दे देगा स, पहला ऑप्शन दे देगा स, दूसरा दे देगा आपको अह, तीसरा दे देगा आपको ह,
र, ऐसे देगा तमाम ऑप्शन दे देगा। अब पूछेगा कि इसमें से अयोगवाह कौन सा है, तो कौन सा है अ और अ। तो ये छोटी छोटी कमियां आपको दूर करनी है। आपको बता दें कि किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपी पीसीएल हुआ, यूपी आर्मिनल हुआ, किसी भी एग्जाम में आपको वर्णमाला से, अल्फाबेट से, इस चैप्टर से, वर्ण विचार से 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। कभी कभी 5 नंबर भी पूछ लेता है आपका। लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर आपने चैप्टर छोटी छोटी कमियों को आपने दूर कर लिया, छोटी छोटी कमियों को आपने दूर कर लिया, तो समझिए आपके 3 से 4 नंबर इस चैप्टर से कहीं नहीं गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से पढ़ना है हमको। अब देखिए स्वर की बात कर रहे थे हम लोग, तो स्वर में कितने अक्षर, स्वर कितने होते हैं हमारे 11। अब 11 स्वरों की हमने यहाँ पे बात कर ली। कितने स्वरों की बात कर ली हमने, 11 स्वरों की बात कर ली। अब दोस्तों यहाँ पे बात एक और आता है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछ लेता है आपसे कि मात्राओं की संख्या कितनी है। किसकी, मात्राओं की संख्या कितनी है। अब देखिए मात्राओं तो स्वर में यही तो मात्राएं हैं हमारी, ठीक। अब मात्राओं की संख्या अगर पूछ लेगा तो इस अ में कोई मात्रा नहीं है। क्या दिख रहा है, क्या कोई मात्रा आपको नहीं दिख रहा है, तो इस अ में कोई मात्रा नहीं है। देखिए इसकी मात्रा ये है, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ पे री से ऋषि की मात्रा है, यहाँ पे ए से आय की मात्रा है, ओ की मात्रा है, औ की मात्रा है। तो मात्राओं की संख्या कितनी हो गई हमारी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इस अ को हटा दें तो मात्राओं की संख्या कितनी हो गई हमारे 10। तो मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे 10। पेपर में अगर आपसे पूछ लेता है कि बताइए मात्राओं की संख्या कितनी है, मात्राओं की संख्या वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी है, तो कितनी है हमारे पास 10। इस 10 के अलावा हम लोग कोई मात्राओं का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वो यूज करते हैं हम लोग कहाँ बताइए, विसर्ग में, और ये हम लोग विसर्ग में यूज करते हैं ना, दुख लिखना हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आगे इसके बारे में बताया जाएगा आपको। लेकिन अभी जो हम लोग यूज करते हैं वर्ण हो गया या ध्वनि हो गई, इसमें होते हैं हमारे 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पहला स्वर हो गया, दूसरा हमारा व्यंजन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कि स्वरों की संख्या कितनी है 11 है, मात्राओं की संख्या कितनी है 10 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर। अब आपको पता चल गया कि वर्ण क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद शब्द क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है। अब आपको पता चल गया वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, पहला हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन, ठीक। अब इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ठीक। ये अब स्वर के भी भेद होते हैं। अब स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि स्वर के, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं स्वर के 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर या हास्य स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। ये तीसरे स्वर की हम लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात होगी, आपको बताया जाएगा कि प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, प्लुप्त स्वर, ठीक है। तो स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला हो गया हमारा बताइए मूल स्वर या हास्य स्वर, दूसरा हो गया हमारा दीर्घ स्वर, तीसरा हो गया हमारा प्लुप्त स्वर, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ह्रस्व स्वर बोलते हैं जिसको, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा दीर्घ स्वर, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा प्लुप्त स्वर, ठीक है। दीर्घ हास्य स्वर, मूल स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ठीक है। इसको, ये दोनों का मतलब एक ही है। कभी कभी परीक्षा में मूल स्वर पूछ लेगा, कभी कभी आपसे ह्रस्व स्वर पूछ लेगा, ठीक है, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। चलिए अब पढ़ते हैं इनके बारे में। अब इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि हास्य स्वर क्या क्या होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हास्य स्वर क्या क्या होते हैं। अब हास्य स्वर के अभी आपने पढ़ा कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, याद करते चलिए साथ साथ में। पहला कौन सा हो गया, हास्य स्वर या मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मूल स्वर। किसके बारे में, मूल स्वर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, या इसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। पहला, ये स्वरों के प्रकार चल रहा है कि अभी आपने पढ़ा वर्ण कितने प्रकार होते हैं, स्वर होता है और व्यंजन होता है। स्वर कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, हास्य या मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ठीक है। अब हम लोग मूल स्वर या ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब कौन कौन से होते हैं, देखिए अ होता है,
ई होता है, ऊ आता है छोटा ऊ, और री से ऋषि। इसलिए आता है कि इसमें कोई मात्राएं नहीं होती हैं। परिभाषा आपको यही किताब में मिलेगी कि इनमें कोई मात्राएं नहीं होती, लेकिन ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4। दोस्तों आपको ये चारों याद करके चलने हैं कि अगर मूल स्वर की श्रेणी में आ जाएंगे, आपसे पूछेगा कि मूल स्वर कौन कौन से हैं, आपको पेयर में दे देगा। किस में देगा? पेयर में देगा, या तो सिंगल में भी दे देगा, अ दे देगा, बाकी सब व्यंजन से दे देगा। ठीक है, या तो इसके अलावा जो 7 बचे हुए हैं आपके स्वर, कितने होते हैं? स्वर होते हैं हमारे 11। स्वर कितने होते हैं हमारे? स्वरों की संख्या है हमारे 11। अगर स्वर 11 स्वर में से ये 4 स्वर किसमें आते हैं? आपके मूल स्वर में। क्योंकि हमने पढ़ाया आपको कि स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला कौन सा होता है? हाथ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसको हम लोग मूल स्वर भी बोलते हैं। अब बात आती है मूल स्वर और हिस्स स्वर की बात आती है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? अ होता है, ई होता है, माफ करिए ये छोटा ई है, ठीक है, अ ई उ री से ऋषि। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है कि इसमें कोई मात्राओं का हम लोग बोध नहीं करते हैं। इसको बोलने में बहुत सरलता होती है, मतलब जल्दी बोल सकते हैं। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो कि जिसको बोलने में तत्परता हो, मतलब इसको हम जितनी जल्दी बोल सकते हैं, इसको बोलने में बहुत सरल हो। हाँ, मतलब मूल मतलब कोई मतलब दम मतलब जोर ना लगे बोलने में, हमको कोई मतलब आराम से बोल सके हम। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, हमको बोलने में कोई कठिनाई ना हो, तो उसमें किसमें आता हो? मूल स्वर में आता है। ठीक है, अब बात आती है दीर्घ स्वर की। किसकी? दीर्घ स्वर की। अब दोस्तों अब बचे कितने? ये 4 तो मैं लिख दिए कि मूल स्वरों की संख्या। कभी कभी आपसे संख्या पूछ लेगा, सीधे कुछ नहीं पूछेगा, मूल स्वर की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा? वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब स्वर में कौन कौन से भेद है हमारे पास? हिस्स स्वर या मूल स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुप्त स्वर। फिर हमने पढ़ा कि मूल स्वर या हिस्स स्वर कितने होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है। हमने बताया आपको इसकी परिभाषा क्या होती है? जिसको बोलने में सरलता हो, समय न लगे। समय न लगने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ना लगे, मतलब जिसको बोलने में सरलता हो, आराम से हम बोल सकें। ठीक है, संख्या कितनी होती है इसकी? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? अ, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री से ऋषि। ये संस्कृत में यूज करते हैं हम लोग री से ऋषि को, लेकिन ये किसमें आता है? हमारा मूल स्वर में। आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको सीधे पूछ लेता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 होती है। या तो आपको ऑप्शन दे देगा अ ई उ, इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, बाकी यहां से ऑप्शन ले लेगा आपको। ठीक है, अब पूछेगा कि मूल स्वरों की पहचान कीजिए, आपको टिक करना है, आगे बढ़ना है। अब बात आती है दूसरे नंबर पे दीर्घ स्वर की। किसकी आती है? दीर्घ स्वर की। तो अब ये बताइए स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब हम लोग 4 यहां पे यूज कर चुके हैं, किसमें? मूल स्वर में। तो हमारे पास बचे कितने? 7। कौन कौन से हैं? देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। देखिए इसमें बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसमें भी तो कोई मात्रा नहीं है। भैया इसमें मात्रा है एक की। ठीक है, जब हम लोग लिखते हैं तो ये ए की मात्रा होती है। ठीक है, किसकी मात्रा होती है? ए की मात्रा होती है। इस पे एक मात्रा होता है, लेकिन अगर हम कोई लिखते हैं जैसे, ठीक है, कुछ भी लिखना होगा हमको, तो हम इसमें डबल की मात्रा लगाते हैं। तो इसलिए ये किसमें आता है? हमारा दीर्घ स्वर में आता है। किसमें आता है? दीर्घ स्वर में। अब मूल स्वर हो गया आपका, दीर्घ स्वर हो गया। अब आखिरी में आते हैं हम लोग प्लुप्त स्वर पे। किस पे आते हैं? प्लुप्त स्वर। देखिए ये आपको कहीं भी देखने को ज्यादा नहीं मिलता है, प्लुप्त स्वर। ठीक है, कौन से होते हैं? प्लुप्त स्वर। ठीक है, अब देखिए, अब दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या हो जाएगी? अब देखिए इसमें इसकी परिभाषा आपने क्या पढ़ी मूल स्वर की? कि जिसको बोलने में कम समय लगे, जिसको बोलने में सरलता हो, सरलता से जिसको हम बोल सके, बोलने में कम समय लगे। दीर्घ स्वर की परिभाषा ये होती है कि मूल स्वरों के जो बोलने में समय लगता है उससे थोड़ा ज्यादा समय लगता है। किसको बोलने में? दीर्घ स्वर। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन समय उतना लगता है दीर्घ स्वर को कि इससे बोलने में ज्यादा समय लगता है। अब प्लुप्त स्वर की परिभाषा ये हो जाएगी कि मूल स्वर और दीर्घ स्वर से बोलने में जिसमें दोनों से ज्यादा समय लगे। मतलब इसका यूज हम लोग, जैसे आपने गांव में देखा होगा कि रामायण होते हैं, नाटक होते हैं, नवरात्र में हम लोग रामायण भी देखते हैं, होता है मंचन होता है उसका, रामलीला का। तो उसमें जो पाठ होते हैं, अगर नाटक की बात कहीं आ जाएगा, पाठ की अगर बात कहीं आ जाएगी, कहीं पे अगर हम कोई चौपाई बोल रहे हैं जिसमें हमें खींचना पड़ता है, नहीं जैसे कोई चौपाई बोल रहे हैं हम लोग, खींचना पड़ता है हमको, कोई दोहा बोल रहे हैं उसमें खींचना पड़ता है। जैसे ओम, ओम का उच्चारण हो गया, देखिए जैसे हो गया ओम। अब ओम, ओम बोलने में देखिए समय लग रहा है। किससे समय लग रहा है? इससे और इससे अधिक समय लग रहा है। किसमें? ओम में बोलने में। ठीक है, नमस्तुते, देखिए नमस्तुते, नमस्तुते। ठीक है, नमस्तुते। अब देखिए नमस्तुते, ठीक है, एक हो गया आपका ओम, एक हो गया आपका नमस्तुते। तो इसमें बोलने में आपको अधिक समय लग रहा है। या तो नाटक का कोई मंचन हो, या तो पाठ हो गया, या नाटक की कहीं बात करें, या चौपाई की कहीं बात करें, तो किसमें आ जाएगा वो?
प्लुत स्वर में। पूछा बहुत कम गया परीक्षाओं में, लेकिन अगर पूछ लेता है बाई चांस, आप पैटर्न चेंज हो रहे हैं, अगर आपसे प्लुत स्वर की बात करेगा तो कौन कौन से आ जाएंगे। इनकी संख्या बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन आप याद रखना कि जहाँ पे कोई नाटक हो गया, कोई बात हो गई, या पे कहीं चौपाई कुछ बात आ गई, या तो कोई रामलीला में मंचन हो रहा है, वहाँ पे हम लोग पाठ दोहा में कहते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं उसको, तो वहां पे जहां पे समय अधिक लगे, उच्चारण अधिक हो उस चीज का, उस वर्ण का उच्चारण अधिक हो, तो हम किस में आता है, ये प्लुत स्वर में। तो आपने क्या पढ़ा, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। अब स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला हो गया मूल स्वर या हरित स्वर बोलते हैं इसको, संख्या कितनी होती है इसकी, 4 होती है। अब बात आते हैं दीर्घ स्वर की, संख्या कितनी होती है इसकी, 7। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें, ये तो हो गया हमारा मूल स्वर हो गया, ठीक। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है तो कितनी संख्या कितनी है इसकी, 7। अब देखिए 7 तो 4 कितने हो गए हमारे, 11 हो गए। अब टोटल स्वरों की संख्या कितनी है हमारे, 11। स्वर कितने हो गए हमारे, 11। तो अब देखिए ये प्लुत स्वर जो आता है, ये इन सब चीजों के लिए आता है, ओम, नमस्तुते, या कोई मतलब ऐसा वर्ड आपको लगे कि इसमें समय लग रहा है, खींचना पड़ रहा है किसी वर्ण को, एक वर्ण को किसी को खींचना पड़ रहा है, किसी एक अक्षर को खींचना पड़ रहा है, तो ये होती है हमारी, ये हमारे हो गए स्वर। क्या हो गए, स्वर हो गए हमारे। अब बात आती है जैसे स्वरों की, तो अब सबसे पहले अगर हम किसी चीज की उच्चारण करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो किसी चीज का अगर उच्चारण करता है तो वो स्वरों की करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो देखते हैं कि अरे यार बच्चे का सबसे पहला वर्ड माँ, मुंह से माँ निकलता है, तो माँ ऐसा नहीं होता, वो भावनाओं में हम लोग बोल जाते हैं, लेकिन अगर विज्ञान इस रूप से देखा जाए तो सबसे पहला अक्षर उसका यही निकलता है। क्या निकलते हैं, स्वर ही निकलते हैं, अ, आ, ई। बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है यही बोलता है, कि क्या बोलता है, आपके स्वरों बोला, यही 11 स्वरों में से बोलेगा, कुछ ना कुछ आपसे बोलेगा। इन्हीं 11 स्वरों की चर्चा वहां पे होती है। तो ये हो गए हमारे हिंदी का वर्णमाला पहला चैप्टर था, जिसमें हमने पढ़ा वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के क्या क्या होते हैं, पहला स्वर होता है, दूसरा हमारा व्यंजन होता है। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों प्रकार में कितने कौन कौन से स्वर हैं, ये सब आपने आज पढ़ा। अब अगले लेक्चर में हम अपना व्यंजन पढ़ाएंगे आपको, ये 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो अभी आपने स्वर पढ़ा और अब आगे चलकर हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको देखने में मज़ा आ रहा हो तो ये अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और आपके बीच में हम ये स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर चैप्टरों को लेकर आते रहें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।